हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 5 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इसके अलावा अन्य दिन के भी आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो अगर आपको जिस भी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम हो तो ये वीडियो आपको निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर दिखेंगे। स्पोर्ट जगत से अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आप ही का रिवीजन होगा। तो पहला प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे टीचर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, बी ऑप्शन है 5 सितंबर, सी ऑप्शन है 5 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 10 अक्टूबर। तो आपको याद रखना है विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब बात यह है कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इसे मनाने की, तो आपको याद रखना है यूनेस्को द्वारा 1994 में की गई ताकि दुनिया भर के शिक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया जा सके। यानी कि इस दिन की शुरुआत 5 अक्टूबर की जो शुरुआत है ये यूनेस्को द्वारा 1994 में की गई थी, जिससे कि दुनिया भर के जो भी शिक्षक हैं, उनके जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो भी उन्होंने योगदान दिया है, उनको सम्मानित किया जा सके और उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। ठीक है, तो इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, बी ऑप्शन है 5 सितंबर, सी ऑप्शन है 5 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 3 अक्टूबर। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात यह है कि देखिए इस दिन को क्यों मनाया जाता है। यह दिन वन्यजीवों और प्राकृतिक के संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। साथ ही साथ ऐसी प्राणियां हैं जो कि विलुप्त हो रही हैं, उनके आवासों की रक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें विश्व वन दिवस को, तो 3 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, तो 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे ही आपको प्रश्नों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने युवा सशक्तिकरण के लिए माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसमें मम्मी वाला माई नहीं है, MY वाला माई है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं माई भारत मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, बी है मनसुख मंडाविया, सी है अन्नपूर्णा देवी, डी ऑप्शन है नीतीश कुमार। तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा माई भारत मोबाइल नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। देखिए इसको इसलिए लॉन्च किया गया है कि ये एप्लीकेशन युवाओं को नेतृत्व, सामाजिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण के अवसरों से जोड़ने के लिए इसे माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसी प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको पता होना चाहिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी कंट्री है जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, बी है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चाइना के द्वारा बनाया गया है और ये जल्द ही इसे खोला गया है। तो काफ़ी न्यूज़ में है, ये आम जनता के लिए इस पुल को खोला गया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चाइना ने बनाया है। इसका नाम है, यह हुआजिंगयांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है, जो कि गुइझोई प्रांत में एक घाटी के ऊपर 625 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे रिसेंटली आम जनता के लिए खोला गया है। तो आप याद रखेंगे
हुआजिंगयांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज है जो कि किस प्रांत में बनाया गया है, तो ये चीन के गुइझोउ प्रांत में बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चाइना के द्वारा बनाया गया है, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्य सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है? इसमें आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में वन्य जीव सप्ताह के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला रखी है। यानी कि बात यहाँ पर हो रही है नमो वन की आधारशिला को लेकर कि किस शहर में रखा गया है। पहला ऑप्शन है मानेसर, बी ऑप्शन है भोपाल, सी है नासिक, डी ऑप्शन है पटना। तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने हरियाणा के मानेसर में नमो वन की आधारशिला रखने के साथ साथ अरावली प्रजाति नर्सरी की उद्घाटन तथा वन्य जीव सप्ताह 2025, जैसा कि आप सभी को पता है 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक ये चला है, तो इसका शुभारंभ किया है। तो किस जिले में नमो वन की आधारशिला रखी गई है? तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के मानेसर में केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मानेसर में रखी है। तो आपको याद रखना है मानेसर कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर बन गया है? इसमें से आपको उस स्थान का नाम बताना है जो कि भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, उस शहर का नाम बताना है जो कि भारत का पहला झुंगी मुक्त शहर बन गया है। ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है राजगीर, सी ऑप्शन है गुरुग्राम, डी ऑप्शन है भोपाल। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश का पहला शहर जो कि चंडीगढ़ है, ये देश का पहला ऐसा शहर है जो कि झुंगी मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, आमतौर पर झुंगी झोपड़ी मुक्त घोषित कर दिया गया है इसे आधिकारिक तौर पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है चंडीगढ़ वो शहर है जो कि झुंगी मुक्त इसे घोषित किया गया है। ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस देश ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य रूप से घोषणा की है? इसमें आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी अनिवार्य रूप से घोषित किया है। पहला ऑप्शन है भारत, बी है फ्रांस, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है चीन। तो आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों में ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली को अनिवार्य करने की घोषणा की है और ये नियम 1 अक्टूबर 2027 से सभी ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडल पर लागू होगा। तो आपको याद रखना है कि ये जो काम है हमारे कंट्री यानी हमारे भारत देश के द्वारा किया गया है। तो ए ऑप्शन सही है। ऐसे ही आपको प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष में आयु में इनका निधन हो गया है। तो आपको ये बताना है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र क्या थे? ठीक है, यानी किससे इनका संबंध है? वैज्ञानिक थे या फिर भूवैज्ञानिक थे या फिर कॉमेडियन थे या फिर शास्त्रीय गायक थे? तो आपको याद रखना है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनकी 89 ईयर्स में इनकी मृत्यु हो गई है, इनका निधन हो गया है, ये शास्त्रीय गायक थे जो कि बहुत फेमस थे। आपको याद रखना है पंडित छन्नूलाल मिश्र बनारस घराने के एक प्रमुख गायक थे जिन्हें भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे ख्याति, ठुमरी, गजरी, भजन और अन्य अर्धशास्त्रीय विधाओं में पारंगत थे और वे आध्यात्मिक विषयों और लोक कथाओं को शास्त्रीय ढांचों में समाहित करने के लिए जाने जाते थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है कि शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, तो ऐसे अगर आपसे ऑप्शन के फॉर्मेट में प्रश्न पूछा जाए तो आपको गलत नहीं करना है। पंडित छन्नूलाल मिश्र को आपको याद रखना है कि शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इसका आंसर पता होगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो आपको याद रखना है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से बिहार राज्य में स्थित है। तो ए ऑप्शन सही है, बिहार में स्थित है। ठीक है, और ये बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसलिए आपको याद रखना है ये बिहार के कैमूर और रोहतास जिले में फैला हुआ है और इसका कुछ हिस्सा यूपी तक भी फैला हुआ है। तो ये विशेष रूप से कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार राज्य में स्थित है और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 जारी की है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आपको ये बताना है किस संगठन ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 जारी की है। पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, सी ऑप्शन है विश्व बैंक और डी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO। तो आपको याद रखना है कि
ईपी ने यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 जारी किया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न संगठन और उनके रिपोर्ट से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है, इसका 15वां संस्करण, जिसमें देखिए दुनिया के कई शीर्ष जलवायु वैज्ञानिकों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के भविष्य के रुझानों पर नजर डालने और वैश्विक तापमान वृद्धि की चुनौती के संभावित समाधान प्रदान करने के लिए साथ लाती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो पहल शुरू की है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने शुरू किया है कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये किसने शुरू किया है, ठीक है, किस राज्य सरकार की पहले कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो, ये जो पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है। तो आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पहल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जिसका उद्देश्य युवाओं और उद्यमियों को निजी क्षेत्र में सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें मंजूरी की प्रक्रिया में सहायता देना है। इसीलिए इसी उद्देश्य से आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करो, ये पहल हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसमें आपको ये बताना है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली भारत, बी ऑप्शन है रियाद सऊदी अरब, सी ऑप्शन है अबू धाबी यूएई यानी यूनाइटेड एमिरेट्स और डी ऑप्शन है बीजिंग यानी चाइना। तो आपको याद रखना है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 रियाद यानी सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। यह खनिज और खनन उद्योग पर केंद्रित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और 2025 में यह जनवरी 15 से 16 को रियाद में हुआ था, जिसमें 85 यानी 85 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। तो आपको याद रखना है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ था। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? देखिए रिपोर्ट से जो भी प्रश्न बने आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अगर आप कोई भी किसी भी प्रतियोगी एग्जाम को देंगे तो वहां पर आपसे रिपोर्ट से और उसके संगठन से यानी किसके द्वारा जारी किया जाता है, इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल याद रखना है। तो प्रश्न ये है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और डी ऑप्शन है विश्व बैंक। तो आपको याद रखना है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जो है ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। तो डी ऑप्शन सही है, आपको बिल्कुल याद रखना है, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है और यह विश्व बैंक समूह का एक प्रमुख प्रकाशन है जो कि वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक रुझानों, विकास पूर्वानुमानों, जोखिमों और नीतिगत चुनौती का विश्लेषण करता है, ठीक है, जिसमें कि उभरते और विकासशील देशों पर विशेष जोर दिया जाता है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है? इसमें आपको ये बताना है कि भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुंबई, सी है कोलकाता, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक शहर जो है चेन्नई में स्थापित किया गया है। इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन यानी MDRF के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक की बात हो रही है, तो आपको याद रखना है कि चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी और इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रोने की बीमारी किस देश में रिपोर्ट की गई है? ठीक है, देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रोना भी एक प्रकार की बीमारी है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि ये बीमारी भी हो सकती है। तो यहाँ पर रिसेंटली देखिए बात हो रही है कि किस देश के द्वारा रोने की बीमारी को रिपोर्ट की गई है। पहला ऑप्शन है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है युगांडा और डी ऑप्शन है केन्या। तो इसमें
कांगो के द्वारा रोने की बीमारी को रिपोर्ट किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही है। तो देखिए कुल मिलाकर हमने 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती है अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी जरूर शेयर कीजिएगा और निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।